जी भाई जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो 11 अप्रैल की जो सुधराज क्रांति मुहिम में आयोजित हम लोगों ने की थी, उसका पूरे हरियाणा वासियों को और जो बाहर के प्रदेशों से भी लोग वहां पे पहुंचे थे, उन सभी साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर सुधराज क्रांति को सफल बनाने में जो अपनी भूमिका अदा की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी 1-2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि 2011 में हमने जातिगत जनगणना करवाई थी ओबीसी की, और मोदी जी ने उसको ओपन करना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं कि 2011 और 2014 के बीच में 3 साल आपके पास थे, आपने क्यों नहीं उस दौरान उस आंकड़ों को सार्वजनिक किया और क्यों नहीं हक अधिकार इस ओबीसी समाज के इन लोगों के लागू किए। और दूसरा, जो मोदी जी जो बैकवर्ड अपने आप को बता के आए थे, झूठे बैकवर्ड, उनसे भी हमें कोई वो नहीं मिला। आज 8 साल उनको भी राज में हो गए, उन्होंने भी हमारे हकों को लूटने के सिवाय हमारे साथ कुछ नहीं किया। ये वही कहावत है, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, ये दोनों हमें कुछ नहीं देने वाले। तो हम अपने बहुजन समाज के नेताओं से और समाज से ये आग्रह करते हैं कि 2024 में एक तीसरी ताकत इनके पैरेलल खड़ी करनी हमें पड़ेगी, और उस कड़ी में हम बहुत जल्द माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत बिहार में जनगणना करवा रहे हैं ओबीसी की और जातिगत जनगणना, उनका इस काम के लिए हम उन्हें धन्यवाद करेंगे और उनका स्वागत समारोह हरियाणा में भव्य तरीके से मनाएंगे, और बहुत जल्द हम आप लोगों को उसका समय और स्थान निर्धारित करके आप सबको बता देंगे। ये तीसरी ताकत देश में जब तक नहीं खड़ी होगी, जब तक इस समाज का, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। थैंक यू। सबसे पहले देश और प्रदेश के तमाम बहुजन मूल निवासी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। इस समय हम रोहतक के मानसरोवर पार्क में हैं और आज हम महेंद्र पांचाल जी, हमारे ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, माननीय सुरेंद्र जी, हमारे युवा जो पूरे प्रदेश को संभालते हैं, जो ओबीसी में काम करते हैं, भाई राम कुमार जी प्रजापति हमारे बहादुरगढ़ से हैं, ये भी रात दिन के दिन काम कर रहे हैं, हमारे रोहिला साहब हैं, और मैं तेजवीर सैन। आज हमारा इस पार्क में आकर के और आप तक अपनी बात भेजने का मकसद ये है कि 1-2 दिन पहले अभी राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा कि भी ओबीसी के जो लोग हैं देश के अंदर, उनको जातीय जनगणना उनकी ज़रूरी है, और जितना उनके संख्या बल है उस संख्या बल से उनको देश के पूरे सिस्टम में, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधान पालिका है, या और जितने भी एजेंसीज़ हैं या फॉरेन के राजदूत हैं, उनका कहने का मतलब यह कि जिसकी जितनी संख्या देश में है तो उसमें उनको प्रत्येक को हिस्सा मिलना चाहिए, और वो तभी संभव है जब देश की जो जातीय जनगणना है वो निकल के आए, तो वो संभव है। इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम राहुल गांधी जी ने सामाजिक ज्ञान, मैं आपके माध्यम से दावा करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जब से 10 साल से कांग्रेस बाहर गई है, तो राहुल गांधी जी को जातीय और धर्म के बाद यानी कि एक सामाजिक ज्ञान उसको होने लगा है। इस बात के लिए हमको धन्यवाद। लेकिन हमारा एक प्रश्न इसमें जरूर उठता है, प्रश्न हमारा ये उठता है कि उन्होंने एक प्रश्न किया नरेंद्र मोदी जी से कि 2011 में कांग्रेस ने जो जातीय जनगणना कराई और उन्होंने लगभग 17 बिंदुओं के ऊपर पूरे प्रदेश में आंकड़े इकट्ठे किए, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको आउट करना चाहिए। और उसने एक और शब्द इस्तेमाल किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ वो सच है। हम आपके माध्यम से इस देश की एजेंसी राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टी के प्रमुख लोगों से राहुल गांधी से इतना ही पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, जातीय जनगणना 2011 में कराई, तो पूरी जातीय जनगणना जो जो आंकड़े थे, आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, भागीदारी रूप में, वो आपके पास आ चुके थे, तो फिर आपने ये आउट क्यों नहीं करे? क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो 14 में आती है, तो आप 3 साल तक किसने आपको मना किया, आपने इनको आउट क्यों नहीं किया? इससे ये सिद्ध होता है कि आपने नरेंद्र मोदी जी को मुद्दा बनाने का पूरा मौका दिया। अगर इन आंकड़ों को आप आउट कर देते तो मोदी 14 में ये ना कहता कि कांग्रेस जो आंकड़े नहीं करे तो हम आगे, तो हम इनको आउट करेंगे। मोदी जी ने उसका पूरा फायदा उठाया, यानी कि कांग्रेस ने
आकर के तो भारतीय जनता पार्टी ने महापाप किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया कि उन्होंने 14 में झूठ बोल करके हमारे से ओबीसी से और झूठा ओबीसी बन करके पूरे देश में हमारी पूरी शक्ति को उसने छीनने का काम किया। हमने भी ओबीसी के भाव में बहकर उसको अपना पूरा से सौंपने का काम किया। लेकिन 19 में उन्होंने फिर राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री थे उसमें उन्होंने आगे किया। ओबीसी ने फिर भरोसा किया क्योंकि वो राजपूत समाज से थे और राजपूत समाज ने उससे पहले राजनाथ सिंह और वीपी सिंह जैसे लोगों ने ओबीसी में भरोसा कायम कर दिया था कि राजपूत जो मुंह में से बोलता है वो समाज में उसको वो पूरा भी करता है। लेकिन जैसे ही सरकार उसके बाद बदली और ओबीसी ने 19 में फिर दबा करके वोट गिरी, उसके तुरंत बाद आज नरेंद्र मोदी जी एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवाना चाह रहे। हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी केवल ये मगरमच्छ के आंसू तो नहीं है। अगर आप वास्तव में ओबीसी का भला करना चाहते हो तो जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बैठी है वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप उन प्रदेशों में बिहार की तर्ज के ऊपर नीतीश कुमार की तरह लालू प्रसाद यादव को परिवार की तरह मिलकर जो दोनों ने जो शक्ति देने का काम किया, आप उसी तरह से अपने प्रदेशों में जातीय जनगणना करवा सकते हो। लोगों में आपके प्रति भरोसा होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से देश के तमाम ओबीसी के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस देश के जितने भी बहुजनकारी जितने भी नेता हमारे पुराने और नए हैं, छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं। हमने एक ऐलान कर दिया है महेंद्र पांचाल जी के नेतृत्व में कि हम जल्दी से जल्दी इस देश में और प्रदेश में जितने छोटे बड़े संगठन हैं हम सबसे मिलेंगे और इन संगठनों को एक ताकत में प्रो करके और हम बहुजन समाज के सभी नेताओं से मिलेंगे, चाहे वो कोई भी बहुजन समाज का चाहे बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता है। और आप इस देश के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करें। अगर इस देश के अंदर अगर ओबीसी ने तीसरी ताकत खड़ी नहीं करी 24 के अंदर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ छलावा किया है, कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस में हमारे साथ कहीं को छलावा ना कर जाए। इतनी हमारी जरूर अपील है कि ये इस समय अगर इस समाज को बचाना है तो 2024 का बहुत खतरनाक समय है। इस समय ओबीसी एससी जितने भी हमारे जो मूल निवासी भाई हैं और जितने भी संगठन है उन सबको हम इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हरियाणा के अंदर जल्दी ही इस तरह से हम एक बहुत बड़ी प्रदेश में आगामी समय में प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे बहुजन नेता चाहे वो स्थानीय नेता हैं, हम इनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने की हम कोशिश करेंगे ताकि 2024 का जो रण होगा उसमें इस देश का 85% और संविधान के खत्म करने वाले लोगों के बीच का संघर्ष स्थापित करके इस देश की ताकत अपनी मुट्ठी में लेके हम अपना भविष्य अपने हाथ से लिखवा। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि हम देश के नेताओं को इकट्ठा करेंगे, देश को नेताओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करेंगे, लेकिन अभी आपने पिछले दिनों ही यहाँ पर ज्योतिबा फुले की जयंती पर आप लोगों ने महम के अंदर एक सुधराज क्रांति के नाम से एक रैली करी है, लेकिन उसमें आपने कुछ ही नेताओं को बुलाया, ये क्या कारण रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जून के महीने में वामन बेसराम जी ने रोहतक से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आउट करा था डीएनए के नाम से, लेकिन वो यहाँ रोहतक वो हमारे नोटिस में नहीं था और ना हम उस समय संगठन में जुड़े हुए लोग थे, ना हम उनके संपर्क में थे। रोहतक के हमारे कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को जाट भवन में इस तरह से एक दो जगह लेके आए तो हमारे कुछ स्थानीय लोगों ने, खास वर्ग के लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, कैंसिल शाम को हो जाता है और सुबह 10 बजे वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के वहाँ उनको जो है फरसे दिखाते हैं और खुली हवा में गोलियां चलाते हैं, जातिगत उनको गाड़ दी जाती है और वो उसको ललकारते हैं अगर उनकी मां अगर दूध पियाया है आकर वो रोहतक में कभी भविष्य में बढ़ के दिखा देना। वो उनकी जो ललकार थी प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी उन्होंने उस जगह पर जाकर के एक प्रदर्शन कर किया, उन्होंने एक जाति के घमंड में आकर के जो बात की वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू गया और वो हमारे दर्द कर गया। तो हमने ये फैसला किया कि हम समझते हैं कि वामन बेसराम जी जो लेके आए हैं वो इस देश ने बड़े बड़े जो साइंस उन्होंने सिद्ध किया था, हम के उसको सुनना चाहते थे, लेकिन हमने ये अपने समाज में ये प्रश्न किया कि इस तरह से अगर हमारे नेताओं को अगर कोई रोकेगा तो भविष्य में कोई सच्ची बात कहने वाला नहीं है। इसलिए महेंद्र पांचाल जी, सुरेंद्र जी, हमारे राम कुमार जी, जितने हमारे साथी थे, हमने बैठ के फैसला किया कि हम वामन बेसराम जी को रोहतक में बुलाएंगे और हम उनको सुनेंगे और इस देश और प्रदेश का ऐसा कोई आदमी नहीं जो संविधान के अनुसार हमें। नाम आपने सुधराज क्रांति का रखा, नाम सुधराज क्रांति का मतलब है कि शूद्र वर्ण से सभी नेताएं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वहां पर शूद्र वर्ण के सभी नेता न आकर सिर्फ कुछ ही हमने स्टेज पर दिखाई दिए। लोगों से मिलने की तो हम बहुत से नेताओं को मिल भी नहीं पाए, हम बहुत से लोगों को मिले भी थे, हमने निमंत्रण दिया था,
लेकिन अब हम ये करेंगे, हम भी जाकर उनके फेस टू फेस मिलेंगे और पूरा प्रस्ताव लिखेंगे, बताएंगे। और 2024 में जैसे आज भाजपा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, हम उनसे इतना कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के लिए बहुजन समाज के जो नेता तैयार किए थे, मूल निवासी जो नेता तैयार किए थे, जितने हमारे संगठन हैं, अगर इस समय वो एकदम बंद नहीं हुए तो 2024 का जो भारत बनने जा रहा है वो इस देश के मूल निवासी और शूद्रों को, इस देश में जो अगला जो नया भारत बनेगा वो आपको उसी तरह से शूद्रों की कोठरी में फेंकने का काम करेंगे। केवल आपको इसका जो है यहाँ वो स्थान मिलेगा जो नरक से भी हमारे बच्चों के लिए बद्दा होगा। उससे बचने के लिए देश के संविधान को बचाना जरूरी है। इस समय ये क्रांति हम अपनी दिशा में ले जाने के लिए अब हम सबसे मिलेंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, हम फेस टू फेस मिल करके हम उनसे अपील करेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आए और इस समाज को बचाने का काम करें। ये बात कहने के लिए हम आपके पास आए। थैंक यू जी नेताजी। पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है, सारा देश है। और हम 11 अप्रैल की रैली का पूरे प्रदेश के तमाम मूल निवासी समाज के लोगों का हृदय की गहराइयों से रैली में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन किया हमने, और आज भी करते। जो लोग अपने खर्चे से, अपने साधनों से जो रैली में पहुँचे लोगों का कोटि कोटि हम नमन करते हैं। और हम बताना चाहते हैं, बाकी तो सारी मास्टरिया ने लंबी बात बता दी आप लोगों को, लेकिन जो हमारी जो अगली लड़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। और हम तमाम बहुजन समाज और मूल निवासी समाज के लोगों को एक प्लेटफार्म इकट्ठा करके जो मनुवादी ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में हम किसी नहीं तो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर। साहब काशीराम का आगे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हमारे को हमेशा आज तक नारे लारे देती रही तमाम पार्टियां, और सबसे ज़्यादा तो हमारे को कांग्रेस ने ही मारा है। जहाँ कांग्रेस की नीयत और नीति सही होती तो जो 1952 में पहला चुनाव हुआ और इस देश में कांग्रेस ने 60% ग्रामीणों को टिकट। तो किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? किस पार्टी की तरफ? तीसरे मोर्चे की ताकत खड़ी होने लग रही है पूरे देश में। कौन कौन से दल शामिल होने जा रहे हैं तीसरे मोर्चे में? उसमें मामन मेसराम जी, सारे तमाम जितने बहन मायावती, मामन मेसराम जी, नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी, तमाम लोग लाग रहे चौतरफा घेराबंदी करने। हम जो उनका आदेश होगा नेताओं का वही काम करेंगे। हरियाणा बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। थैंक यू।